नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की, जिनमें आज हमारा टॉपिक है बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता जिस स्थान के ऊपर विकसित हुई वो स्थान कौन सा है? जयपुर का विराट नगर। बेराट सभ्यता में थोड़ा ध्यान देना। बेराट सभ्यता जो है, ये बेराट सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित होती है वह नदी है आपकी बाणगंगा नदी, जिसको ताल नदी भी कहते हैं, या इसी नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बेराट की अगर बात करें तो बेराट जो कस्बा है, बेराट कस्बे के सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है बेराट का, वो सबसे प्राचीनतम इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में। किसमें मिलता है? महाभारत में। इसका सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख। तो बेराट का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है महाभारत में। किसमें मिलता है? महाभारत में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विराट नगर जो सभ्यता या बेराट जो सभ्यता है, ये बेराट जनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था क्या? बेराट। अगर आपसे पूछ ले कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी, तो कौन थी? बेराट थी। और इसी बेराट का वर्तमान समय में नाम क्या हो गया? विराट नगर, जो पड़ता है जयपुर जिले में। पूर्व में मान सकते हैं कि जयपुर राज्य में या आमेर राज्य का भी क्या था? क्षेत्राधिकार में शामिल था। ठीक है दोस्तों, तो बेराट जो सभ्यता है, ये बेराट कस्बा पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। जयपुर राज्य के या बात करें बेराट सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन होता है, सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी जब मिलती है, सर्वप्रथम जानकारी, तो यहां ध्यान देना, सर्वप्रथम जानकारी मिलती है जब जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन थे? सवाई राम सिंह, सेकंड कह दो या द्वितीय कह दो। तो सवाई राम सिंह द्वितीय वही थे जिनके शासन काल में 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति होती है। और इन्हीं सवाई राम सिंह द्वितीय के शासन काल में प्रिंस अल्बर्ट आते हैं 1876 ईस्वी में। कौन आते हैं? प्रिंस अल्बर्ट। और प्रिंस अल्बर्ट के आगमन में या इनके स्वागत में राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। किस में रंगवा दिया था? गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसीलिए जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर्वप्रथम बेराट सभ्यता की जानकारी मिलती है। और थोड़ा बहुत जो उत्खनन करवाते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, उससे उत्खनन में इस बेराट सभ्यता से एक सोने का कलश मिलता है। क्या मिलता है? सोने का कलश मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का एक सोने का कलश मिलता है। और इस सोने के कलश में महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियां मिलती हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलती हैं? गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो जयपुर राज्य के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्राप्त होती है। और उस समय बेराट सभ्यता से एक सोने का कलश प्राप्त होता है। और उस सोने के कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। किसके अस्थियों के अवशेष मिले हैं? तो गौतम बुद्ध की अस्थियों के यहां से अवशेष मिलते हैं। और इन्हीं सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1857 की क्रांति होती है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन होता है। और प्रिंस अल्बर्ट के आगमन या उनके स्वागत में सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, जिस कारण जयपुर का उपनाम आज क्या है? गुलाबी नगरी, या जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, जनपद की काल की बात करें तो जनपद काल में बेराट जो है ये मत्स्य जनपद की राजधानी था। बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी था। और अगर प्राचीन काल की बात करें, महाभारत काल की बात करें, तो बेराट सभ्यता का या बेराट शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो अपने को किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। यह भी कहा जाता है कि जो पांडव थे, 5 पांडव, उनमें से जो भीम है, भीम एक बार इधर से गुजर रहा था और गुजरते वक्त द्रौपदी को प्यास लगी और प्यास उसकी मिटाने के लिए उसने क्या किया, अपने गद्दा से अपनी गद्दा मार करके एक पहाड़ी पर गद्दा मारी और उस गद्दा से तालाब बन जाता है और उस तालाब से जो है पद्मी, उसका नाम उसका द्रौपदी की वो प्यास से बुझाता है। और उसकी गद्दा मारने से वहां पर जो है एक भीमलत तालाब का निर्माण हो जाता है। और जिस डूंगरी के ऊपर, जिस पहाड़ी के ऊपर इसने गद्दा मारी थी, उस पहाड़ी को आज कहते हैं भीम डोंगरी। क्या कहते हैं? भीम डोंगरी कहते हैं। अब इसकी व्यापक उत्खनन की बात करें तो इसका व्यापक जो उत्खनन है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन होता है बेराट सभ्यता का, सर्वप्रथम इसके उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था वर्ष 1936-37 में। तो मैं यहां लिख सकता हूं उत्खनन करता। ठीक है, तो देखना उत्खनन करने वाले सर्वप्रथम जो इसका उत्खनन होता है वो थे आपके दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया 1936-37 ईस्वी में। कब किया? 1937-36 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता का उत्खनन किया। दयाराम साहनी के बाद में जो व्यापक रूप से इसका सर्वेक्षण होता है या व्यापक रूप से जो लोग इसका उत्खनन का कार्य करते हैं वो 2 लोग थे, जिनमें एक का नाम आपका कैलाश चंद्र। कौन है? कैलाश दीक्षित। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं आपके, देखो पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है आपके कैलाश दीक्षित और दूसरे व्यक्ति है नील रतन। नाम आपको ध्यान में रखना, नील रतन बनर्जी। अक्सर आपको दयाराम साहनी के बारे में बताया जाता है, इन दोनों के बारे में बताया नहीं जाता है। जो व्यापक उत्खनन करते हैं, जो व्यापक रूप से बेराट सभ्यता का संरक्षण करते हैं, वो थे कौन? कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। तो उत्खननकर्ता में 3 लोग हैं। पहले हैं दयाराम साहनी। सर्वप्रथम उत्खनन किन्होंने किया? लिख सकते हैं सर्वप्रथम उत्खनन किन्होंने किया? तो दयाराम साहनी ने किया वर्ष 1936-37 में। इनके बाद में जो व्यापक रूप से उत्खनन होता है वो किनके निर्देशन में होता है? तो कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी के नेतृत्व में इस सभ्यता का जो है उत्खनन होता है। तीनों नाम आपको याद में रखने होंगे। जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है वो है बाणगंगा नदी, इसी को कहते हैं ताल नदी, इसी को कहते हैं अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है। जिस स्थान के ऊपर बेराट सभ्यता विकसित हुई है वो स्थान है आपका कौन सा? विराट नगर है, जो पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जिस जगह का उत्खनन होता है वो जगह देखना दोस्तों, यहां पर 3 पहाड़ियों का उत्खनन होता है। कितनी पहाड़ियों का? 3 पहाड़ियों के रूप में यहां पर उत्खनन हुआ है। और वो 3 पहाड़ियां हैं, देखना एक आपकी यहां पर है, इस प्रकार की पहाड़ी है। ये आपकी है, देख लो, बिज्जक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये आपकी है बिज्जक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बिज्जक पहाड़ी है। दूसरी यहां पर आपकी एक पहाड़ी आती है, क्रमबद्ध 3 पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ी का आपका नाम है गणेश डोंगरी। क्या नाम है? गणेश डोंगरी। तीसरी यहां पर क्रमबद्ध रूप से जो पहाड़ी है उसका नाम है भीम डोंगरी। क्या नाम है? भीम
डोंगरी। और इसी भीम डोंगरी के ऊपर है आपका कौन सा तालाब है? भीमलत तालाब, जिसका निर्माण कहते हैं कि भीम के द्वारा करवाया गया था, भीमलत तालाब। ठीक है, तो 3 डोंगरियों का यहाँ पर व्यापक रूप से उत्खनन होता है। सर्वप्रथम जिस पहाड़ी के ऊपर उत्खनन होता है वो है आपकी बिज्जक पहाड़ी। और बिज्जक पहाड़ी के उत्खनन के दौरान या बिज्जक पहाड़ी के उत्खनन से 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला आपका शिलालेख है भाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? भाबरू शिलालेख, फर्स्ट कह सकते हैं। दूसरा यहां से अपने को प्राप्त होता है जो शिलालेख, वो है भाबरू शिलालेख द्वितीय। कौन सा है? भाबरू शिलालेख। तो भाबरू के शिलालेख कितने प्राप्त हुए? बिज्जक की पहाड़ी से 2 प्राप्त होते हैं। एक है भाबरू शिलालेख फर्स्ट और दूसरा कौन सा है? भाबरू शिलालेख द्वितीय। ठीक है, देखना भाबरू शिलालेख जो फर्स्ट है ये प्राप्त होता है अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट को। इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। बहुत से एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि भाबरू शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे, तो वो होंगे आपके अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट ने भाबरू के शिलालेख की खोज की थी। लेकिन भाबरू शिलालेख फर्स्ट और द्वितीय लिखा हुआ मिल जाए तो कौन सा होगा? फर्स्ट की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। वो की थी आपकी 1837 में। कब की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख फर्स्ट की खोज की। और 1840 में, कब? 1840 में इस शिलालेख को यहां से बेरार सभ्यता से स्थानांतरित करके कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया। उस समय कलकत्ता था ये और आज क्या हो गया? कोलकाता। ठीक है, तो कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया। तो ध्यान देंगे भाबरू शिलालेख 2 प्राप्त हुए हैं बिज्जक डोंगरी से, जिनमें से भाबरू शिलालेख फर्स्ट की जो है खोज करता है कैप्टन बर्ट जो अंग्रेज अधिकारी थे। और इन्होंने भाबरू शिलालेख की खोज की थी 1837 ईस्वी में। और 1840 ईस्वी में इस भाबरू शिलालेख को यहां बेराट से स्थानांतरित करके कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया जाता है, जो आज भी कहां सुरक्षित है? कलकत्ता संग्रहालय में ही सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, भाबरू शिलालेख द्वितीय की बात करें तो भाबरू शिलालेख द्वितीय की जो खोज करता है वो है अंग्रेज अधिकारी अलाइकल। क्या नाम है? कैप्टन कलाइल। कैप्टन कलाइल ने इस भाबरू शिलालेख की खोज की थी द्वितीय की, जो की थी 1871 से 1872 के आसपास। कब की थी? 1871 और 72 में इसकी खोज की थी। किसकी? भाबरू शिलालेख द्वितीय की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाबरू शिलालेख यहां से मिला है। भाबरू शिलालेख से कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता को आप लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि राजस्थान की सभी सभ्यताओं में 3 सभ्यता महत्वपूर्ण है। पहली कालीबंगा आहड़ सभ्यता और तीसरी आपकी यही है मुख्य कौन सी? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का महत्व एग्जाम की दृष्टि से अधिक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहां से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसी की वजह से यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर ले जाते हैं। ठीक है, अब बात करें देखो भाबरू शिलालेख और यहां पर दूसरी कौन सी है? गणेश डोंगरी। और तीसरी कौन सी है? भीमलत तालाब। ठीक है, भीमलत डोंगरी है जहां पर भीमलत तालाब है। और इस भीमलत तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने। और कौन से पांडवों ने करवाया था? पांडव भीम ने करवाया था। ठीक है, किसने कराया था? पांडव भीम ने इसका जो निर्माण किया था अपने गद्दा मार करके द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सभ्यता का संबंध महाभारत काल से भी है और यहां से देखो इसका संबंध जो है अशोक से भी है, क्योंकि अशोक के यहां से 2 शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख किसके हैं? ये शिलालेख है सम्राट अशोक के। किसके हैं? सम्राट अशोक के दोनों शिलालेख हैं, भाबरू शिलालेख फर्स्ट और भाबरू शिलालेख द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं
अब हम बात करेंगे भाब्रू शिलालेख जो प्रथम है उसकी हम बात करेंगे कि भाब्रू शिलालेख प्रथम से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या भाब्रू शिलालेख के ऊपर जो है कौन सी लिपि से लिखा गया है, कौन से समय का है। तो भाब्रू शिलालेख से संबंधित हम बात करें तो देखना भाब्रू शिलालेख में जो है, इस भाब्रू शिलालेख जो उत्कीर्ण है ना, इसको उत्कीर्ण या लिखने की जो लिपि है वो लिपि आपकी होगी बुस्तोफेदन लिपि। तो लिपि कौन सी होगी, लिपि होगी बुस्तोफेदन लिपि। ठीक है, तो भाब्रू शिलालेख जो है बुस्तोफेदन लिपि के अंदर लिखा हुआ है। लिपि कौन सी है, बुस्तोफेदन लिपि है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख पर एक वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य में सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया है। अशोक को कहां का राजा बताया है, मगध का राजा बताया है। मगध का राजा या मगध का शासक किसको बताया है, तो सम्राट अशोक को बताया है। कौन से शिलालेख में, भाब्रू के शिलालेख फर्स्ट की हम यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी यहां बात करें तो सम्राट अशोक के बारे में यहां इस अभिलेख के शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। क्या लगाया था, गो हत्या पर प्रतिबंध। प्रतिबंध किसने लगाया, अशोक ने लगाया। यह भी कहां पर लिखा हुआ है, भाब्रू शिलालेख में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने गो हत्या के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा अगली है अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक के या सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। किसके अनुयायी होने के बारे में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बारे में। कौन था अनुयायी, तो आपका अनुयायी था कौन, अशोक। सारी बातें जो लिखी हुई है ना अशोक के बारे में लिखी हुई मिलेंगी, क्योंकि ये शिलालेख किसका है, ये शिलालेख सम्राट अशोक का है, मौर्यकालीन है। तो जितनी भी बातें लिखी हुई होंगी मिलेंगी, सारी बातें किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित सारी चीजें हमको यहाँ पर जो है प्राप्त होंगी। ठीक है, यहीं पर अशोक के जो धर्म से संबंधित 3 शब्द थे, आपको पता होगा अशोक ने 3 नाम दिए थे। उनका नाम क्या था, देखिए एक बार, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 चीजें हैं, ध्यान में रखना इन तीनों को। बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख यहां पर मिलता है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि सम्राट अशोक के बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है या कौन से शिलालेख में मिलता है, तो आप बता सकते हैं भाब्रू के शिलालेख में। अगर ऑप्शन में हो भाब्रू शिलालेख प्रथम और भाब्रू शिलालेख सेकंड, तो क्या बताओगे, भाब्रू शिलालेख प्रथम, जिसकी खोज की थी कैप्टन बट ने 1837 ईस्वी में, और बाद में 1840 में उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कहां पर, कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है, तो ये बातें यहां से मिलती हैं किसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, कि भाब्रू शिलालेख की जो लिपि थी वो कौन सी थी, बुस्तोफेदन लिपि थी। ये जो बुस्तोफेदन लिपि होती है ना, ये बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखो, बाएं से दाएं ऐसे, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार की सर्पिलाकार लिपि है। कैसी लिपि है, सर्पिलाकार लिपि है। ठीक है, जिसको बुस्तोफेदन लिपि भी कहते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करें।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि बीजक की पहाड़ी के ऊपर उत्खनन के दौरान कौन कौन सी हमें जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन सभी साक्ष्यों की हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए आप बताएंगे कमेंट में कौन कौन से साक्ष्य हमें जो है प्राप्त होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, बीजक की पहाड़ी की, बीजक की पहाड़ी। और बीजक की पहाड़ी से हमें क्या क्या मिलता है, उन सभी चीजों की हम जो है बात करने जा रहे हैं। देखो बीजक की पहाड़ी के उत्खनन से पता है शिलालेख 2 मिले थे। इसके अलावा यहां से अपने को मिलती है शंख लिपि। कौन सी लिपि मिलती है, शंख लिपि के यहां से साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, शंख लिपि के यहां से साक्ष्य मिलते हैं। शंख लिपि के अलावा यहां से 1999 में बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हैं, बौद्ध मंदिर, जिनको बौद्ध विहार कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्ध विहार। ठीक है, तो 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध विहार जो है, यहां से जो मंदिर के साक्ष्य हैं, भारत में सबसे प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। भारत के प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य, तो भारत में प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं आपके कहां से, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। यहां से शंख लिपि मिली है 1999 के, यहां से क्या मिले हैं, बौद्ध मंदिर मिले हैं। इसके अलावा स्तूप यहां से मिलते हैं जो हीनयान शाखा के हैं। कौन सी शाखा के हैं, हीनयान शाखा से संबंधित हैं। क्या मिले हैं, स्तूप भी अपने को यहां से मिलते हैं। स्तूप के अलावा देखना दोस्तों, यहां से मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है, मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा भी अपने को यहां से प्राप्त होती है। तो मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। और इसके अलावा अगर हम यहां बात करें, लाइट चलेगी, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब होंगे मुझे पता है, लेकिन आप लगातार बने रहिए, आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। और आपको वैसे दिख रहा होगा जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है वो, तो ठीक है। तो इसके अलावा देखना दोस्तों, यहां से जो है गौतम बुद्ध की, किसकी बात कर रहा हूं, गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। और जो प्रतिमा मिली है वो मथुरा शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, मथुरा शैली में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की यहां से बीजक की पहाड़ी से उत्खनन के दौरान एक प्रतिमा मिलती है जो मथुरा शैली में क्या है, निर्मित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो यहां पर जो है यूनानी शासकों के कुछ सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। और जो सिक्के मिले हैं यूनानी शासकों के या मुद्रा मिली है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। क्या मिले यहां से, यूनानी मुद्राएं, यूनानी मुद्राएं, या कह सकते हैं कि यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं, यूनानी सिक्के मिले हैं यहां से। और क्या मिले हैं, तो पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी यहां से मिलते हैं। तो यूनानी मुद्राएं या सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कहां से मिले हैं, बीजक की पहाड़ी से। शंख लिपि कहां से प्राप्त होती है, बीजक की पहाड़ी से। भारत में प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो भी मिलते हैं बेरार सभ्यता की बीजक पहाड़ी से। इसी बेरार सभ्यता से 1999 में बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। यहीं से स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। और यहीं से क्या मिले, यही हीनयान शाखा की जो है कौन से स्तूप प्राप्त हुए हैं। यहीं से गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है जो मथुरा शैली में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी के अनुसार यह भी माना जाता है कि एक हूण शासक थे। कौन थे, हूण शासक, जिनका नाम था मिहिर कुल। क्या नाम था, मिहिर कुल। तो दयाराम साहनी के अनुसार, किसके अनुसार, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कहते हैं कि जो हूण शासक थे,
कौन थे? मिहिर कुल। तो हूण शासक मिहिर कुल ने क्या किया कि बेराट में स्थित मंदिर, बौद्ध विहार और स्तूपों को तुड़वा दिया था, तहस नहस से करवा दिया था। ऐसे साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं अपनी बेराट सभ्यता से। कौन से शासक है? कौन से साक्ष्य है? कि हूण शासक मिहिर कुल ने यहां पर स्थित मंदिरों को तुड़वा दिया था। किनको? मंदिरों ओबलिक स्तूपों को तुड़वाया था। ये भी साक्ष्य कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं बिजक की पहाड़ी से। और इसी सभ्यता से मैंने आपको पूर्व में बताया कि जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक सोने का कलश मिला है। सोने का कलश मिलता है। क्या मिलता है? सोने का कलश मिलता है। और उस सोने के कलश में या इस सभ्यता के उत्खनन से गौतम बुद्ध की अस्थियां भी मिली हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियां भी मिली हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बताइए आपको कि बिजक की पहाड़ी से संकलिपि मिली है। 1999 में बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से स्तूप मिलते हैं, और जो स्तूप मिले हैं वो हीनयान शाखा के हैं। यहीं से गौतम बुद्ध की प्रतिमा की मिली है जो मथुरा शैली में निर्मित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सभ्यता को आप अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। जल्दी आपके सामने महिला और बाल अपराध की क्लास भी मैं लेके आऊंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।